हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 जो विज्ञान है हमारे चैप्टर नंबर 4 कार्बन के और उसके यौगिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो आज हम सीखेंगे। मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, उसमें सब चीज़ों को समझा रखा है। अगर आपने सब चीज़ें समझ रखी हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो अगर उस वीडियो को देखोगे, मैंने वहाँ बोला था कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और बार बार यही क्वेश्चन ही एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, अब वो वीडियो देखोगे तभी ये सब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले मैंने छोटे क्वेश्चन लिए, उसके बाद बड़े क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। कह रहे हैं एथेन C2H6 में कितने उपस्थित होते हैं। सब में पूछ रहा है सहसंयोजी बंध कितने उपस्थित होते हैं। तो ये बताना है कि आपको C2H6 में कितने सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं, ये बताना है आपको। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है बराबर होती है, तो उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। एक एक की, दो दो की, तीन तीन की, उसे क्या बोला जाएगा? सहसंयोजी बंध। अगर C2H6 के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, ठीक है, वो सब सिखा रखा है मैंने। तो C2H6 का ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है, सब एक एक की साझेदारी करता है। तो कितने बंध है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर कितना हो जाएगा? 7 सहसंयोजी बंध होंगे। ठीक है, कितने सहसंयोजी बंध होंगे? 7। अगला क्वेश्चन है जो छोटे नंबर पूछा जाता है। कह रहे ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन नॉन लगा है, देखो यहाँ पर ब्यूटेनॉन लगा है। उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? जब भी नॉन लगता है तो कौन सा समूह उपस्थित होता है? कीटोन। कीटोनिक ग्रुप में नाम के बाद में ओन लगता है, ब्यूटेन प्लस ओन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो ये पता चल गया। ये सब एनसीईआरटी में उस वीडियो में हमने सिखा रखा है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक समजात श्रेणी से संबंधित नहीं है? ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, 3-4 ऑप्शन है, जिनमें से 3 एक ही कैटेगरी के हैं। समजात श्रेणी का मतलब होता है हर एक पद के बीच में एक समान अंतर होता है। समजात श्रेणी चैप्टर नंबर 4 में समझा रखा था। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर कार्बन 1 है, CH4 है, यहाँ पर C2H6 है। तो इसके और इसके के बीच में जो अंतर है, एक कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इसमें भी जाओ, इसके और इसके बीच में कार्बन 3 हो गया, इसके बीच में भी वही अंतर है। 6 के बाद 8 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जा रहे हो, कार्बन तो 4 है लेकिन हाइड्रोजन 8 ही बोला है, तो ये भैया गलत है, ये समजात श्रेणी का मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है वो हमसे पूछा था। इन सभी के बीच CH2 का अंतर है, तो ये तीनों जो मेंबर हैं वो हमारे समजात श्रेणी के मेंबर है, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जो कार्बन होते हैं ना हमारे, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 6 होता है। प्रथम कक्षा में 2 आते हैं और द्वितीय कक्षा में 4 होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? कह रहे हैं कार्बन की चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणुओं का सहसंयोजन द्वारा श्रृंखला बनाने का गुण, कार्बन परमाणुओं का छोटा साइज, कार्बन की अपरूपता। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो सही हो जाएगा। कार्बन के बाहरी तत्वों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 चाहिए, तो वो हमेशा कोशिश करता है किसी अन्य तत्व से श्रृंखला बनाने की। ठीक है ना, सम रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। तो श्रृंखलन का जो ये मुख्य गुण है ना, उसी के कारण ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं का सहसंयोजन द्वारा श्रृंखला बनाने का गुण, ये इसका मुख्य कारण है। चतुसंयोजकता मत लगा के चले आना। कार्बन का अपर रूप कौन सा है? अपर रूप का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, उसे उस पदार्थ का अपर रूप कहा जाता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ हीरा, और जैसे आपके पास है कार्बन पेंसिल के जो अंदर काली काली नहीं होती ग्रेफाइट, दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। दोनों ही उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रासायनिक गुण हैं, वो समान है, लेकिन उनका जो भौतिक गुण है वो अलग अलग है। भौतिक गुण उनके क्या है? अलग अलग हैं। समझ पा रहे हैं आप? उसे बोला जाता है अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप कौन से हैं?
देखो हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी है, काजल भी है, तो तीनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हैं। ठीक है। और मैंने क्लास 10th की मैथमेटिक्स भी पढ़ा रखी है, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो ऐसे सर्च कीजिए क्लास 10th एक्सरसाइज, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिखिए और आगे चैनल का नाम लिख दीजिएगा बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, और ऐसे ही साइंस सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो मेरी वीडियो आपको टॉप पे मिलेगी। आपको हिंदी मीडियम में देखना है हिंदी मीडियम में देखिए, इंग्लिश मीडियम में देखना है इंग्लिश मीडियम में देखिए, दोनों ही विधि से अब मैंने पढ़ा रखा है। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ये तो बहुविकल्पी प्रश्न थे, टिक मार्क वाले। अब ऐसे क्वेश्चन जिनके आपको आंसर एग्जाम में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो प्रश्न है 2012 में और 2019 में पूछा जा चुका है। कह रहे हैं कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। 2 अपर रूपों के नाम क्या हो जाएंगे, हीरा और ग्रेफाइट। अभी मैंने बताया अपर रूप क्या होते हैं। अपर रूप वो तत्व होते हैं जिनके रासायनिक गुण सेम होते हैं लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसे हम अपर रूप कहते हैं, उस गुण को अपर रूपता कहते हैं। तो कार्बन के 2 अपर रूप क्या हो जाएंगे, हीरा और ग्रेफाइट। भौतिक गुण अलग अलग हैं, एक इतना महंगा और एक इतना सस्ता है, जबकि दोनों के रासायनिक गुण समान है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं C60 अणु फ्लोरीन क्यों कहलाता है। ठीक है, इसका उत्तर, ये उतना ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं C60 अणु संरचना में US आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्लोरीन द्वारा तैयार की गई इमारतों की संरचना से समानता दर्शाता है, अतः उन्हीं के नाम पर इसे फ्लोरीन कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या होता है जब कार्बन ऑक्सीजन में जलाया जाता है। आपको बताना है जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या अभिक्रिया होती है, क्या होता है वो आपको बताना है। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ देगा, क्या होता है जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, तो सिर्फ रासायनिक समीकरण ही लिखना है ये। और मैं आपको एक टिप्स और देना चाहूँगा। टिप्स ये है, कभी भी आपसे परिभाषा पूछे तो आपसे उदाहरण पूछे या ना पूछे, आपको हमेशा उदाहरण ज़रूर देना है। विज्ञान में ये नियम है, चित्र बन रहा है तो चित्र ज़रूर बनाना है। ठीक है, ये हमेशा रखना, आपसे उदाहरण पूछे या ना पूछे आपको हमेशा उदाहरण देना है। चित्र बन सकता है तो चित्र बनाओ, इससे आपका अच्छा इम्पैक्ट, क्या बोलते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या होता है जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। देखो, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है ना। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और ज्वाला जब आग जलती है तो धुआं निकलता है, ऊष्मा नहीं निकलता है, वही चीज़ होगा। तो अगर बोलेगा रासायनिक लिखो तो क्या लिखो, C+O2, जिनका निशान CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, या अगर इसी से लिखो, ऐसे लिखो, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन आपको याद होगी तो आप हिंदी भी बना सकते हैं। देखो, वही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब निकलना, कोई चीज़ बाहर जब आती है तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। चैप्टर नंबर 9 है ना, जो बायोलॉजी में भी हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन, जैसे हम पेशाब करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, तो ये सब उत्सर्जन में क्रिया होती है। हमारी बॉडी भी उत्सर्जित करती चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदुक संरचना क्या होगी। ये चित्र आपका बना हुआ है, शायद आपको अभी ये समझ में ना आए, मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। ठीक है, मीथेन आपको पता होगा, ऐसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, ये पता होगा आपको। मेथ में कार्बन 1 होता है, इथ में कार्बन 2 होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। जब कार्बन 1 होगा तो मेथ बोलेंगे, 2 होगा तो इथ बोलेंगे, 3 होगा तो प्रॉप बोलेंगे, 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 होगा तो पेंट बोलेंगे, 6 होगा तो हैक्स बोलेंगे। एन, इन, आइन सब समझा रखा है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर मीथेन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है। तो मीथेन का जो सूत्र होता है, देखो यहाँ पर सूत्र नहीं दिया था, ये चीज़ मेन थी। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब ये चीज़ हमें पता है। कार्बन देखो इसका बना, ये जो बना है वो किस तरीके से बना है वो मैं पूरा समझा रहा हूँ। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ठीक है। सो देखो पहले यहाँ कार्बन लिखोगे, कार्बन की पहली कक्षा में 2 होता है, बाहर में 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 ही आएगा बाहरी कक्षा में। हमें बस बाहरी कक्षा से मतलब है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कार्बन। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, और इस तरफ 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ जो मतलब रखना है वो बाहरी कक्षा से रखना है। ये बाहरी कक्षा, सबकी हमने बाहरी कक्षा बना ली। जो लॉजिक है, लॉजिक क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा कोशिश करता है कि मैं हीलियम बन जाऊं। सबसे छोटा परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व जो अक्रिय है वो क्या है, हीलियम है, जिसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा। जिनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं वो हमारे अक्रिय तत्व होते हैं। प्रकृति का यही नेचर है, प्रकृति का नेचर है, हमारा नेचर है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बहुत अमीर बन जाएं ताकि हमें काम करना ना पड़े, हम बैठे बैठे खाएं पिए मौज करें। यही सब चीज़ इलेक्ट्रॉन भी सोचता है कि मेरे बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाए ताकि मेरे को अभिक्रिया करनी ना पड़े किसी के साथ, मैं घर बैठा बैठा खाऊंगा, ऐसा सोचता है, ठीक है। मुझे कोई रिएक्शन ना करना पड़े। तो देखो, और एक चीज़ मैं आपको टिप्स ये दूंगा, देखो जब भी आप बनाओ, जैसे ये हाइड्रोजन को मैंने अपने ये क्रॉस से प्रदर्शित किया, बाहर में 1 ही है, इसको क्रॉस से ही दिखाया। अब कार्बन को आप क्रॉस से नहीं दिखा सकते क्योंकि उसको अपने क्रॉस से दिखा दिया है। अब किसी और साइन सिंबल से दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं कार्बन को मैंने लिख दिया लाल लाल बिंदु से, ठीक है, ये लाल लाल बिंदु से। अब मैं अभिक्रिया करके दिखाऊंगा। कहाँ चला गया भाई, इधर क्यों आ गया। अब देखिए इधर आ गया है, तो देखो अब वो कार्बन के बाहरी 4 हैं, है ना। कार्बन के बाहर कितने हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 4 है, ठीक है। तो कार्बन को और 4 चाहिए, इसके पास 1 है तो इसे और 1 चाहिए, तो 1 1 की साझेदारी करेगा। तो इसके पास 4 था। साझेदारी का मतलब क्या होता है, मैं दे भी रहा हूँ ले भी रहा हूँ। आप 1 कटोरी आटा किसी को देते हो तो 1 कटोरी आटा फिर वापस में ले भी लेते हो। इससे क्या होती है, आपके बीच में का जो संबंध होता है, रिश्तेदारी वो तो स्ट्रांग होता है। तो वो एक दे भी रहा है तो एक ले भी रहा है, तभी इसे सहसंयोजी बंध बोला जाता है, ठीक है। सहसंयोजी एकल बंध लगेगा यहाँ पर, एक एक साझेदारी एकल बंध, 2 2 की साझेदारी होती है तो द्विबंध बोलते हैं। यहाँ पर 3 3 की तो त्रिबंध बोलते हैं। तो इसने इसको 1 दिया और 1 लिया भी। कार्बन के 5 हो गए, हाइड्रोजन का हीलियम बन गया, ठीक है, 2 आ गए। देखो ये भी हीलियम बन गया, 5 था 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। यही संरचना आपकी यहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो फिगर आप बना लेना एग्जाम में, आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मीथेन का था वैसे ही एथेन का आ गया है, ठीक है। जैसे मीथेन का जो सूत्र होता है ना वो C2H6 होता है। क्या होता है, C2H6। इसका जो जनरल सूत्र होता है CnH2n+2। ये सूत्र होता है किसी भी सिंगल बॉन्ड वाले के लिए। ऐसे यहाँ पर कार्बन के जगह पर 2 है तो N के जगह पर 2 रखो, यहाँ पर इस सूत्र में आपको एथेन मिलेगा। 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। N बराबर 4 रखोगे तो ब्यूटेन मिलेगा, 5 रखोगे तो पेंटेन मिलेगा, 6 रखोगे तो हेक्सेन मिलेगा, ठीक है। सो देखिए ये चित्र बना हुआ है। अब की बार कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। अभी मैंने इसी का चित्र के बारे में वर्णन किया था थोड़ी देर पहले। सो मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन के बाहर 1 1 होता है, 1 1 बना लो। और कार्बन के बाहर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2, ठीक है। ये कितने हो गए, 5 हो गए, 6 7 8। ये ले भी रहा है दे भी रहा है,
हाइड्रोजन के भी 2 हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, और इसके भी अष्टक हो गए। 4 था ये, इसने ले भी रहा है, 5 हो गया, 6 7 8 बन गए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ये जो संरचना है ये बना है आपके सामने। ठीक है, आराम से हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सिमिलरली एथीन का बना है, ठीक है, एथीन का बना हुआ है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, संतृप्त, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ जाता है आपके सामने कि भैया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ना सिर्फ एकल बंध होता है। क्या होता है? सिर्फ एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होगा ओनली। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना, संतृप्त का मतलब एकल बंध और असंतृप्त का मतलब द्विबंध त्रिबंध। हमेशा याद रखो, ऐसे ऐसे परिभाषा बना सकते हो। ऐसे कार्बनिक श्रृंखला जिसमें सिर्फ एकल बंध पाया जाता है उसे हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और ऐसे कार्बनिक श्रृंखला जिनमें हमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है या मिलता है उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमें एक एक उदाहरण देने के लिए बोला था। सो अभी आपको मैंने बताया था जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, एकल बंध दिखता है, उसे संतृप्त कहा जाता है। तो एक उदाहरण क्या दे दिया, CH4 और एथीन C2H4, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर एथीन का फिगर बना के दिखाऊँ ना मैं आपको, देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने 4 है, देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा एक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ। देखो कार्बन के बाहर कितना होता है 4, अरे इसको स्टार से 2 3 4, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 होता है, बाहरी कक्षा से मतलब है। देखो ये तो एक लेगा, हैं ये तो एक लेगा, और 4 ये भी एक लेगा, इसको एक ही चाहिए, 2 तो चाहिए नहीं है, ये भी एक लेगा और ये भी एक लेगा। तो देखो हाइड्रोजन का हीलियम तो बन गया, लेकिन क्या कार्बन का अष्टक पूरा हुआ, क्योंकि बाहर में अष्टक ही चाहिए उसको, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 थे, यहाँ से 2 लिया 6, इसके भी 4 थे, यहाँ से 2 लिया 6, अभी इसको 2 और चाहिए, तो ये 2 की साझेदारी कर लेगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना, इन सभी ने एक एक की साझेदारी की, लेकिन कार्बन ने आपस में 2 बंध की साझेदारी कर ली, 2 की। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आया तो एथीन क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उदाहरण आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया, अब इधर आ गया, कभी इधर कभी उधर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक अधातु, देखो अधातु क्या होता है, धातु क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ के आए हो, है ना। सो हमसे क्या बोल रहे हैं, एक अधातु X 2 भिन्न रूपों Y तथा Z में रहता है। एक हमारे पास अधातु है, अधातु, एक अधातु हमारे पास क्या है X, जो कि 2 अवस्थाओं में रहता है, एक Y अवस्था में रहता है और एक Z अवस्था में रहता है। Y एक कठोर प्राकृतिक है, Y जो हमारा है वो कठोर है, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ। Z विद्युत का एक अच्छा चालक है, और Z जो है विद्युत का अच्छा चालक, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसमें करंट आता है, अच्छा चालक है। ठीक है, इस तरीके से फिगर बना लेना। तो हमसे बोला है X Y Z को पहचानिए, और ये क्वेश्चन 2018 में आ रखा कि X क्या होगा, Y क्या होगा और Z क्या होगा। ये कठोर है Y, और ये पाया जाता प्रकृति में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अधातु X कार्बन है। X क्या है, ये कार्बन, कार्बन C, तो कार्बन है। ठीक है, यह 2 भिन्न रूपों में, एक है हीरा जो कि बहुत ही कठोर होता है, और एक है ग्रेफाइट। ठीक है, ये Y क्या है, हीरा जो कि कठोर प्रकृति में पाया जाता है, और Z क्या है, ग्रेफाइट।
जो पेंसिल का काला काला हिस्सा नहीं होता है, पेंसिल जैसे ये ऐसा होता है, इसके अंदर ये काला काला भरा हुआ होता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है ना तो पेंसिल निकालना, एक्सपेरिमेंट करना ही जा रहे हो तुम, मत करना वैसे तो, ठीक है। और टेस्टर होता है ना, तो उससे आप देख सकते हो उसको, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसमें करंट आता है, ठीक है। तो एक्स वो कौन सा पदार्थ है? एक्स है हमारा धातु। एक्स क्या है? धातु। एक्स हमारा धातु क्या होगा? कार्बन। लेकिन कार्बन के जो दो अपर रूप हैं, एक वाई जो कि हीरा प्रकृति में पाया जाता है, और जेड ग्रेफाइट जो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है CO2 वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? भाई CO2 बोले, H2O बोले, दुनियादारी का कुछ भी बोल दे, आपका लॉजिक वही रहेगा जो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चनों में भी समझाया। C एक है, ऑक्सीजन दो है, अष्टक पूर्ण करने हैं इसके, ठीक है। ये तो इतना बड़ा चित्र बना दिया है, मैं आपको सरल बना के दिखाता हूँ। देखो कार्बन पहली कक्षा में 2, दूसरे में 4, ऑक्सीजन का 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 बचा, तो हमें बस लास्ट के कक्षा से ही मतलब होता है, ठीक है ना। सो ये तो पूरा भर दिया इसने भाई ने। यहाँ देखिए कार्बन कितना है मेरे पास? 1 है, और ऑक्सीजन 2 है, 2 तरह ऑक्सीजन है। बाहरी कक्ष बना दो, ठीक है, बाहरी कक्ष बना दिया। अब कार्बन के बाहर इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के बाहर कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन के बाहर 4 है, उसे और 4 चाहिए, तो उधर से 2 लेगा, इधर से भी 2 लेगा। और ऑक्सीजन को भी 8 बनाना है, तो उसे भी भाई बाहर 6 उसे 2 चाहिए, तो भाई दोनों को 2 2 चाहिए, तो वही काम करेगा, लेगा देगा, है ना। तो इसने इधर से 2 लिया और दिया, ठीक है। 4 से इसका 6 हो गया, और इसके 8 पूरे हो गए, और इधर भी इसने 2 2 लिया, ठीक है। उससे 6 था, इधर 2 लिया, 8 हो गया। तो ऐसी बनी संरचना। ठीक है, तो ये अगर आपसे बोले ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, द्विबंध आ रहा है, तो ये असंतृप्त है। आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है सहसंयोजक आबंध का बनना उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, यह किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, अथवा सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? O2 तथा N2 में पाए जाने वाले सहसंयोजी आबंध का प्रकार लिखिए, ठीक है। तो देखो ये O2 N2 के बारे में मैंने NCERT में पहले ही पढ़ा रखा है, और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया सहसंयोजी आबंध क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, जब संयोजन करने वाले तत्वों के परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करते हैं, तब सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। सहसंयोजी आबंध की क्रिया होती ही क्यों है? अक्रिय गैस बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष पूर्ण करने के लिए। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बने इस प्रकार के आबंध को दोनों परमाणु के बीच एक डैश रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण जैसे ये O2 है, ठीक है ना, मैं आपको O2 का चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ। O2 में बोला है कि कितना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। तो O2 मतलब O2 लेने हैं आपको, ये बाहरी कक्षक ले लिया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 बनाओ, 1 2 3 4 6, तो इसके देखो 6 है, इसे कितने चाहिए? 2 2 चाहिए, 2 2 की शादी कर लेगा। तो इधर से 6, इसने 2 लिया, 8 हो गया। इसके पास 6 था, 2 लिया इसने, 8 हो गया। तो O ने कितने की शादी की? 2 की। तो O2 के पास क्या है? ये क्या बनाएगा? द्विबंध बनाएगा, और ये वाला बनाएगा त्रिबंध। 3 3 की शादी करेगा N2। O2 बनाएगा द्विबंध, N2 बनाएगा त्रिबंध, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। H2 अणु का बनना, ठीक है, H2 अणु का बनना कैसा अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, ठीक है। मैं देखो H2 हाइड्रोजन, H2 का मतलब ये है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में बनाओ। ये मेरा H है, ये मेरा H है, इसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन है।
हाइड्रोजन हमेशा सोचता है कि मैं हीलियम बन जाऊं। क्या सोचता है? हीलियम, क्योंकि सबसे छोटा अक्रिय तत्व हमारा हीलियम है, जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा? एक एक की सर्जरी करेगा। बन गया हीलियम। एक था, एक लिया, 2 हो गया। एक था, एक लिया, 2 हो गया। कितनी की सर्जरी हुई? एक एक की। ठीक है, आराम से बन गया। इसी तरह ये देखो Cl2, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, बारहवीं कक्षा में 7। ठीक है, उसे और एक चाहिए, तो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक एक चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए। 7 था, एक लिया, 8 हो गया। इधर भी 7, इधर भी 7 था, एक लिया, 8 हो गया। एक लिया, एक दिया, ये बन गया इसका सहसंयोजी बंध का बंध, एकल बंध बनेगा ये। ठीक है, या तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, या ऐसे बनाओ, बात एक ही है। बात हमारी एक ही है। आ रहा है ना समझ में आपको? किसी भी पॉइंट पे अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट ज़रूर कर देना। एंड वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं वीडियो ला रहा हूँ। एंड देखो, ये समझ में तभी आएगा जब आप NCERT जो में बेसिक वीडियो होती है हमारी, उसको अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, उसको ध्यानपूर्वक समझोगे, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी अच्छे से। और वो देख के ये देखोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात है। डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो शायद आपके ऊपर से जा रहा होगा ऐसे बाउंस, है ना? तो पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बेसिक वाले वीडियो को देखना। मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और मैथ तो पूरी करा दी है। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। अब O2 अणु में द्विबंध होता है, अभी मैंने बताया था, और N2 अणु में त्रिबंध होता है, ये भी मैंने पहले भी बता रखा। तो इसी यही क्वेश्चन पूछा गया था। O2 तथा N2 अणु में सहसंयोजी आबंध के क्या प्रकार हैं? तो O2 में द्विबंध पाया जाता है और N2 में त्रिबंध। हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन है, पेंटेन का सूत्र क्या होता है? पेंटेन का सूत्र क्या होता है? ये होता है सूत्र, और ये उसकी संरचना है। पेंट बहुत ही बेसिक है। पेंटेन मतलब पेंट प्लस एन, पेंटेन। ठीक है, पेंट प्लस एन, पेंटेन। इसका मतलब ये है, देखो मेरे पास एक ट्रिक है। अगर आपको सूत्र भी याद नहीं है, बस कार्बन का अगर पता रहे ना कि भाई कितने कार्बन होते हैं, तो भी आप बना सकते हो ये चित्र, तो भी आप बना सकते हो। और ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लिखा हुआ है ये मत लिखो, ये लिखने की क्या ज़रूरत है? ये लिख दो। ठीक है, पेंट का शुद्ध देखो, पेंट बोला है तो कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। ये आपको पता है ना, इतना तो आइडिया ज़रूर लगा होगा। अब क्या करो, देखो कार्बन ना बनाओ 5, 3 4 5, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाओ, क्योंकि एन बोला है। और कोई खाली नहीं छोड़ता, कोई ना खाली कभी नहीं छोड़ता। और इन सब के ऊपर एच लिख दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कोई खाली नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो एच गिन लो आप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो एच 12 है, कार्बन कितने? 5 है। बन गया आपका संरचना सूत्र। एकदम आसान, हलवा था एकदम। हलवा समझते हैं ना, जो मतलब बना बनाया होता है, हमें चबाना भी नहीं पड़ता, मुंह में डाला निकल लिया, कोई मेहनत नहीं, बस स्वाद भी मिल गया हमें, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो वैसे क्वेश्चन नहीं है, हलवा जिसे बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो हलवा बना बनाया आएगा, आपको बस खाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन और पेंटेन की संरचनात्मक सूत्र लिखिए। पेंटेन का तो मैंने बोल दिया भाई अभी। अब बेंजीन का बनाना है। बेंजीन का मतलब होता है जिसमें कार्बन 6 होते हैं, और बेंजीन का जो सूत्र होता है ना, वो होता है C6H6। आपसे प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया बताओ बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे सर? C6H6 बोलेगा। वेरी गुड बेटा, अब इसका चित्र भी बना के दिखाओ। तो वो भी हम बना देंगे, उसका भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। ये चीज़ें तो आपके सामने बनाई हैं, इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, वो भी हम देखेंगे अभी।
तो ये जो चित्र है वो बेंजीन का है। देखिए ये जो चित्र है ना बेंजीन का है। आप ये बना सकते हो, यह एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है ऐसे बनाना। ये भी बेंजीन है, ये भी क्या है बेंजीन है। हर एक तो यहाँ पर कार्बन मौजूद होता है और हर के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है स्ट्रक्चर वो किसका है बेंजीन का है। और सूत्र क्या होता है C6H6। ठीक है, आराम से हो गया। ये क्या है, अब ये कुछ यौगिक आपके सामने बने हुए हैं, इनका आपको नाम देना है। कहते निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। प्रोपेन एथेनोइक अम्ल, सबसे पहले चीज़ तो है प्रोपेन। प्रोप देखो नंबर क की अगर बात करूँ समझना है, प्रोपेन नाम को तोड़ो, इसको ब्रेक करना है नाम को। सबसे पहले प्रोपेन का मतलब क्या होता है, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। प्रोप कब लगता है, प्रोप कब आता है भैया, प्रोप का मतलब है सर जब कार्बन 3 होंगे, और एन का मतलब क्या है एकल बंध होंगे। ऐसे दिमाग तोड़ाओ, ठीक है, एकल बंध होंगे। तो प्रोप सर कार्बन 3, ओके वेरी गुड बेटा। सर एकल बंध ही लग रहे हैं सब में, तो सब में एच जोड़ दो सर, ये एकल बंध में तो कोई खाली ही नहीं रहता है। सर ये प्रोपेन का बन गया आराम से, ऐसा बनेगा प्रोपेन का सूत्र। ये देखो ये है हमारा प्रोपेन। हलवा है भाई, एकदम हलवा, एकदम आसान है। बस मेरे बेसिक्स वीडियो देख लो तो और आसान लगेगा। उसके बाद आपको क्या बोला, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। एथ मतलब क्या भाई, पहले तो ये देखो एथ मतलब क्या, एथ मतलब सर 2 कार्बन, और ओइक अम्ल OH होता है। ओइक के लिए क्या होता है OH जुड़ता है, OH लगते हैं। सो देखो एथेनोइक अम्ल, देखो 2 कार्बन है एथेनोइक, ठीक है। ओइक अम्ल में ना क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड O लगेगा और सिंगल बॉन्ड OH जुड़ेगा, तब लगता है आपका ओइक अम्ल। देखो एथ का मतलब 2 कार्बन, ठीक है, बाकी में सिंगल है। अब मैं देखो ये चित्र आपको शायद बनाना नहीं आया ना अभी तक, ये तो रटना पड़ जाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ अभी। अब देखो मैं आपको बनाता हूँ, इसको मिटाऊँ, अब मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्ट ट्रिक। देखो अगर 2 कार्बन होता, सपोज करो 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, इसी चित्र को बेस मान लो। ये पहले बनाना रफ में और फिर आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में। ये 2 कार्बन मैंने बनाया है, ये मेरा अभी क्या है, ये मेरा अभी एथेन है, ठीक है। मेरे को बनाना है एथेनोइक अम्ल, मेरे को क्या बनाना है एथेनोइक अम्ल बनाना है। सो देखो एथेनोइक अम्ल में आपको पता है OH लगता है, एक 2 OH लगता है ना, एक डबल बॉन्ड O रहता है। डबल बॉन्ड O अगर लगेगा तो यहाँ से ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा, और यहाँ पर एक ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटकर यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा O, ठीक है। OH लगता है आपको पता ही है, तो OH यहाँ लगा दो, बन गया आपका एथेनोइक अम्ल, ठीक है, आराम से। अगला क्वेश्चन, N2 सूत्र वाले इलेक्ट्रॉन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। ख क्या होता है जब अभिक्रिया का केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है, 2010 में आ रखा है। एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ये आ रखा है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमसे ये बोला N2 सूत्र वाले नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन बिंदु, ये कई बार पूछा भी गया है तो चलो कर देते हैं। N2 मतलब नाइट्रोजन के 2 अणु लेने हैं हमें। कितने अणु लेने हैं, नाइट्रोजन के 2 अणु। देखो नाइट्रोजन लिखो यहाँ पर, नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो N होता है और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो पहली कक्षा में तो अधिकतम 2 आ सकते हैं, 2 माइनस करो 7 में से तो कितना जाएगा 5। कक्षकों को भरने का जो नियम होता है, ये प्रथम कक्षा है n बराबर 1, ये द्वितीय कक्षा है n बराबर 2, और ये तृतीय कक्षा है n बराबर 3। तो कक्षकों को भरने का जो नियम है, कक्षकों
में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम जो है वो सूत्र क्या होता है 2n²। अब n बराबर 1 रखोगे तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, n बराबर 2 रखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, है ना। ऐसे ही चलता रहता है। तो पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, दूसरे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। ठीक है, तो पहले में 2 आएगा, फिर बचा कितना 5। n2 है, ठीक है, n2 है मतलब 2n ले लो। ठीक है, 2n ले लिए मैंने। अब हमसे क्या बोला है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, बना दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम साझेदारी होती है ना, या तो 1 की होगी, या तो 2 की होगी, या 3 की होगी। 4 की कभी नहीं होती है, 4 की कभी नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 2 3 मैक्सिमम 3, 4 कभी नहीं होती है। 5 5 6 6 ये सब कुछ नहीं होता, मैक्सिमम 3 तक ही होता है। अब इसके पास 5 है, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए और कितने चाहिए 3 चाहिए। तो 3 इसको भी चाहिए, 3 भैया उसको भी चाहिए, तो कितनी की साझेदारी करेगा 3 3 की। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, यानी कि ये। ठीक है, 3 3 की साझेदारी 1 2 3, ये बन गई आपकी इसकी संरचना। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है अपरूपता को परिभाषित कीजिए, है ना। अपरूपता को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। हीरे के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। फिर गौ बोल रहा है हीरे के 3 मुख्य उपयोग लिखिए। अभी मैंने स्टार्टिंग पे ही क्वेश्चन अपर रूप के बारे में समझाया था आपको। अपर रूप क्या होता है, अपर रूप मतलब एक ही इंसान के 2 रूप। अगर मैं आपको आम भाषा में समझाना चाहूँ, आपने पहले देखा था ना भैया शक्तिमान ही गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान है। आप वैसे समझ सकते हो कि एक ही चीज़ के 2 प्रकार होते हैं, 2 रूप होते हैं। मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्बनिक गुण रासायनिक गुण समान होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके भौतिक गुण अलग अलग होंगे परंतु उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे हम अपरूपता कहते हैं। और ठीक है, उस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो यही से हमसे पूछ रहा है कि अपरूपता क्या है, किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना जिनके रासायनिक गुण तो एक समान हो परंतु भौतिक गुण अत्यधिक भिन्न हो, अपरूपता कहलाता है। एक ही तत्व के इन विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट है। ठीक है, बहुत ही शानदार है। हीरा तथा ग्रेफाइट रासायनिक रूप से एक समान है परंतु इनके भौतिक गुण अधिक भिन्न भिन्न होते हैं। कार्बन की अपरूपता हीरे तथा ग्रेफाइट की क्रिस्टल के कार्बन परमाणुओं को भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं के रूप में कारण होती है। ठीक है, तो ये हमारा अपर रूप की परिभाषा थी। अच्छे से पढ़ के लिख लेना एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, हीरे के गुण। भाई हीरे के क्या क्या गुण हैं? आपको पता है हीरा इतना महंगा आता है, लोग सोचते हैं कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हीरे की अंगूठी दूंगा, मैं अपने होने वाली वाइफ को हीरे का हार दूंगा। हीरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक ही चीज़ से बना है, कार्बन। कार्बन से आपका हीरा भी बना है और कार्बन से आपका पेंसिल का सिक्का भी बना है। दोनों सेम चीज़ से बना है। ये हीरा कितना ज़्यादा महंगा है और कार्बन जो पेंसिल का सिक्का है कितना सस्ता है ना। तो देखो किस वजह से, इनके भौतिक गुणों की वजह से। ठीक है, भौतिक गुणों की वजह से। रासायनिक गुण तो दोनों का समान है लेकिन भौतिक गुण दोनों के अलग अलग हैं, इसी वजह से पैसों का भी डिफरेंस है। तो हीरे के गुण क्या है? पहला गुण, हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है, इसकी अद्वितीय चमक होती है। हीरा जो होता है ना, हीरा एकदम पारदर्शी पदार्थ है, मतलब आर पार थोड़ा देख सकते हो, उसमें अलग चमक होती है। ठीक है, क्रिस्टली पदार्थ होता है, देख मतलब कभी अगर देखना होगा आपने, सफ़ेद सफ़ेद टाइप का होता है, उसकी अलग ही चमक होती है, बहुत ही शानदार लगता है देखने में। फिर क्या बोल रहे हैं, हीरा एक अधिक कठोर पदार्थ है। हीरा जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। वास्तव में हीरा ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर है। हीरा बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है।
आपको पता होगा हीरे से कांच को काटा जाता है, इतना कठोर वस्तु है वो हीरा। जितने भी ज्ञात हमारे प्राकृतिक अवस्था में जितने भी ज्ञात तत्व तो अभी तक हमें मालूम है ना, उन सब में सबसे कठोर हमारा हीरा है। ठीक, फिर क्या बोला है, हीरा काफ़ी भारी होता है। हीरे का विशिष्ट जो घनत्व होता है 3.52 है, बहुत ही शानदार है। अगर आपसे पूछ सकता है कि भैया हीरे का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो आप आंसर में लिखेंगे 3.52। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। हीरा सभी विलायकों में अघुलनशील है। हीरे को पानी में लेके ऐसे ऐसे गुल्ली मारोगे तो वो घुलेगा नहीं, ठीक है। जब पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है उसको चूरा बनाओ कर दो, घुल जाएगा, ठीक है। यानी हीरा रासायनिक दृष्टि से बहुत निष्क्रिय होता है और लाल तप्त करने पर ही ऑक्सीजन में जलता है, जिससे केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है, इसीलिए हीरे में बहुत अधिक चमक होती है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, तभी उसमें इतनी ज़्यादा चमक होती है। हीरे का यह गुण उसे आभूषणों में लगने वाले बहुमूल्य रत्न बना देता है। आभूषणों में तो लगाते हैं हीरा, आभूषणों में तो बहुत कम लगाते हैं। हम जैसे गरीब दुकान देते हैं, अपनी वाइफ को देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं, सोचते हैं, और हमारी जो वाइफ्स होती हैं या आपकी जो गर्लफ्रेंड होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, हमेशा सोचती हैं कि भाई कब देगा वो मेरे को। तो अच्छा कमाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छा तभी कमाओगे, तभी आप अपनी प्रेमिका को खुश रख पाओगे। चलिए, कुछ फालतू बातें हो गई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हीरे के क्या उपयोग है। अच्छा, हीरे के गुण तो हमने देख लिए, हीरे के क्या उपयोग है। एक गुण तो यही देख लिया कि आभूषणों में होता है, सजावटों में होता है ना, और भी होता है, अभी मैंने बोला था कांच को काटने में होता है, और भी उपयोग है, देख लेते हैं। कह रहे हैं हीरे का उपयोग काटने के औजार बनाने के लिए, चट्टानों में छेद करने के लिए, ठीक है, तथा पिसाई करने वाले यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। हीरे के ये सभी उपयोग उसके कठोरता के कारण में उपयोगी होते हैं। हीरा बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, इसी वजह से उसको काटने वाले औजारों में, छेद करने वाले चीज़ों में, यंत्र बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है, पिसाई करने वालों में। कह रहे हैं नुकीले सिरों वाले हीरों का उपयोग आँखों की शल्य चिकित्सा द्वारा आँखों से मोतियाबिंद निकालने के लिए एक औजार के रूप में किया जाता है। हीरे के उपयोग से मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्यधिक दक्षता सूक्ष्मता से संपन्न किए जा सकते हैं। मतलब शल्य चिकित्सा मतलब क्या होता है, सर्जरी, काटना पीटना है ना सर, फाड़ देते हैं, उसे हम बोले शल्य चिकित्सा। तो आँख में जब लोगों को बीमारी होती है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो जो हीरा बहुत नुकीला होता है ना, उस हीरे के प्रयोग से हमारे आँखों का ऑपरेशन होता है, ताकि उससे जब हम काटते हैं तो आसानी के साथ आराम से कटता, और उससे उसका जो उपचार होता है आसानीपूर्वक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका उपयोग है। आगे बढ़ते हैं। हीरो का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरो का यह गुण उनके इस गुण के कारण होता है कि उनमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे उन्हें अद्वितीय चमक प्राप्त होती है। हीरा जो होता है ना, वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है, और उसी गुण के कारण ना उसमें बहुत चमक होती है। आप देखते हैं बहुत चमक मारता है, किस लिए कि हीरा जो है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है, इसी वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है। ठीक, ये भी हो गया। तो ये शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है CH3 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। अब मैंने आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सिखाए हैं, आप इसे खुद भी ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो मेरे को व्हाट्सअप करना, इंस्टा पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। वही चीज़ ध्यान रखनी है, कार्बन का 6 होता है, बाहरी कक्षक लेना होता है। पहले कक्षक में 2 तो बाहर दूसरे में 4। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 होता है। क्लोरीन का 17, पहले में 2, फिर 8, फिर 7। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब आप देखो, इसका बनाना है तो कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 है हमारे पास, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो यहाँ क्लोरीन रखो, ठीक है, क्लोरीन रखो, और यहाँ हाइड्रोजन रखो 3।
ठीक। और फिर क्या, हाँ, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब फिर क्या आ जाएगा, कार्बन। कार्बन भी एक ही है, तो बाहरी कक्षक बना देते हैं। चलो मैं ही कर देता हूँ। ठीक, अब सबको अलग अलग से दिखाओ। इसको हम स्टार से दिखाते हैं। 1 2 3 4। क्लोरीन का 7 होता है बाहर, इसको दिखा दो क्रॉस से। 1 2 3 4 5 6 7। और इसको ऐसे दिखा दो बिंदु से, 1 2 3। देखो इसको 1 चाहिए, ठीक। ये तो चलो हो गया। क्लोरीन को 8 चाहिए थे, इसके अष्टक तो बूढ़े हो गए। अब बेचारा क्या करेगा, कार्बन के पास 4 है, उसे और 4 चाहिए, है ना। कार्बन को और 4 चाहिए। तो ये गलत है। इस देखो, अब इसके साथ ये आइडिया लग गया ना। अब इसके साथ हाइड्रोजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ले, देखो 1 7 का 8 हो गया। अब ये इधर से करेगा तो 9 10 हो जाएगा, तो वो तो 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। 8 ही चाहिए उसको, ज़्यादा हमें नहीं बनना है, उसको बस 8 ही चाहिए। भाई मेरे को 8 से ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो इसको आइडिया लग गया हमारे कि हाइड्रोजन को हमें यहाँ नहीं ले सकते। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मन करके भी दिखा दे। हाइड्रोजन को आपको यहीं लेना पड़ेगा, यहीं लेना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन को, यहाँ नहीं ले सकते आप। ठीक है, यहाँ नहीं ले सकते आप इसको। सो यहाँ से इसको मिटाऊं। ठीक, अब देखिए इसके बाहर में ले लिया मैंने 1 1 1। इसको बाहर में 4 है, 5 हो गया। ठीक है, हाँ, यहाँ से लिया 1 6 हो गया, यहाँ से एक लिया 7 हो गया, और यहाँ से एक ले लिया इसका 8 हो गया। इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। तो कैसी बनी संरचना, Cl 1 दिया, ये संरचना बनी आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। किसकी, इसकी CH3Cl की ये संरचना होगी। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं समजातीय श्रेणी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उदाहरण देकर समझाओ। समजातीय श्रेणी क्या है, इसका एक उदाहरण देके हमें समझाना है। तो क्या होता है समजातीय श्रेणी, कह रहे हैं जब कार्बनिक यौगिकों को जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है, कार्बन के परमाणु की संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब एक श्रेणी बनती है जिसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं, अभी मैंने आपको लिखा था एक शब्द CnH2n+2, तो ये किसके लिए होता है, इन ग्रुप के लिए होता है। जैसे पहला जो श्रृंखला बनेगा, अगर n के प्लेस पे 1 रखोगे तो CH4 बनेगा, फिर C2H6 बनेगा, फिर C3H8 बनेगा। इन सब के बीच में CH2 का अंतर है। तो जब एक श्रृंखला बनाओगे ना, तो हर एक श्रृंखला के बीच का जो अंतर होता है ना, वो समान होगा। वो क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। इनमें CH2 का अंतर है, कोई और एक श्रृंखला होगी तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो भी समान होगा। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, जब कार्बन यौगिकों को जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, देख रहे हैं बढ़ते क्रम में रखा जा रहा है कार्बन के, तब एक श्रेणी बनती है जिसे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, ये उदाहरण है इसका, ये उदाहरण आप लिख सकते हो। इनके बीच में CH2 का अंतर है। आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी एक समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच सदैव कितने का अंतर होता है। ठीक है, कितने का अंतर होता है। फिर हमसे बोल रहे हैं ये शायद कुछ फॉन्ट में ना गड़बड़ी हुई है लिखने में, सो वो हम देखते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को इस चीज़ को पढ़ने में। मैं समझा रहा हूँ, मतलब समजातीय श्रेणी में विशेष क्या गुण होते हैं, उसी यही चीज़ यहाँ पर लिखा होता है। समजातीय श्रेणी में क्रमागत 2 तत्वों के बीच एक समान अंतर होता है। जैसे मैंने आपको CH2 का दिखाया था ना, वही पहला टॉपिक है इसमें। फिर क्या बोल रहा है, किसी एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। ठीक है,
फिर क्या होता है, समझाते श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियाँ होती हैं। अनुभार बढ़ाने के साथ साथ किसी भी समझाती श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे कि पहला हमने लिया था CH4, फिर हमने लिया C2H6, फिर लिया C3H8। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है उसका परमाणु भार भी बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बढ़ता जाता है उन तत्वों के जो अपने जो गुण होते हैं वो भी थोड़े थोड़े अलग होते रहते हैं। यही चीज़ ये बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, किसी एक समझाती श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में एक निश्चित अभिक्रियात्मक समूह होता है। यह सदस्यों के रासायनिक गुणों में समानता होती है। फिर क्या बोल रहे हैं, जैसे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, एल्केनों की समझाती श्रेणी का सामान्य सूत्र निम्न है। कौन सा, CnH2n+2। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इस चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो हमने पढ़ लिए, सीख लिए आराम से। ठीक है, और ये तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा NCERT के खुद के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। जैसे कि कार्बन की चतुस्संयुगता क्या होती है, श्रृंखलन क्या होती है। NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं, NCERT के बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, अभ्यास के जो क्वेश्चन होते हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हमने इस वीडियो में देख लिए। NCERT पूरी पढ़ा रखी है, हमने समझा रखा है। उन सब चीज़ों को देखोगे और इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इससे अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ढेर सारी लाती रहूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक करें और हर जगह फैला देना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का, उनको ज़रूर देख लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।